विद्यार्थियों, विवेकानंद आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल जालौर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे थे विद्युत क्षेत्र की, ठीक है। तो उसके बारे में हमने पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र के बारे में, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत बल रेखाओं के बारे में पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में हमने किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान वो निकाला था। इसके साथ ही हमने बहुल आवेशों के निकाय के अंदर किसी बिंदु आवेश पर बाकी सभी आवेशों के कारण लगने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमने निकाला था, नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाला था। इसका सूत्र क्या था हमारा, E इज इक्वल टू ई वेक्टर इज इक्वल टू के समीशन I इज इक्वल टू 1 टू I इज इक्वल टू n QI अपॉन R 0 I वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर R 0 I कैप, ठीक है। ये हमारा सूत्र था। तो इसी के ऊपर हम एक क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि दो आवेशों के मध्य आपको बल दे रखा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो आवेश है, इन दो आवेशों के मध्य आपको बल दे रखा है, F बल है। यदि आवेशों के मध्य की दूरी को 3 गुना कर दिया जाए, आपको यहाँ पर कोई भी माध्यम नहीं दे रखा है, ठीक है। आपको सीधे दे रखा है कि दो आवेश है आपके पास में, उन आवेशों के मध्य बल दे रखा है। मान लिया कि दो आवेश है आपके पास में, इन आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल है, चाहे वो आकर्षण का बल है चाहे प्रतिकर्षण का बल है, उस बल का मान आपको दे रखा है कि F बल लग रहा है दो आवेशों के बीच में, ठीक है। यदि आप क्या करते हो, इसके मध्य की दूरी है, इसके मध्य की दूरी को क्या कर देते हो आप, 3 गुना कर देते हो, है ना। 3 गुना अगर दूरी को कर दिया जाए तो बल क्या होगा, तो बल का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आपको पता है क्वेश्चन के अनुसार दे रखा है कि आवेशों के मध्य बल कितना लग रहा है, F बल लग रहा है, ठीक है। और उसके बाद में क्या कर रहा है, ये दूरी के मान को 3 गुना बढ़ा रहा है। दूरी पहले मान लिया कि दूरी कितनी थी हमारी, r दूरी थी, उसको बढ़ाकर 3r कर दिया। दूरी के मान को 3 गुना बढ़ा रहा है, तो 3 का गुणा कर रहा है, 3r कर रहा है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि ये जो आवेश होंगे, मान लिया कि आवेश है q1 और ये आवेश है q2, इनके मध्य की दूरी है r दूरी, ठीक है। तो इनके मध्य जो लगने वाला बल F है, उस F बल का मान कितना होगा, तो F बराबर कितना हो जाएगा, आपको पता है कि q1 q2 बटा डिस्टेंस कितनी है r, तो r का स्क्वायर, ये तो होता है बल, ठीक है। अब देखिए दूसरी कंडीशन में यदि दूरी 3 गुना कर दी जाए, यदि दूरी 3 गुना कर दी जाए तो बल कितना होगा। अगर आपने दूरी को 3 गुना कर दिया, ठीक है, तो आपका बल कितना हो जाएगा, मतलब आपको यहाँ पर r चाहिए, देखिए यहाँ पर तो आप r लगा रहे थे, यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, 3r लगाना पड़ेगा, क्योंकि दूरी को आप क्या कर रहे हो, 3 गुना कर रहे हो, है ना। तो देखिए F बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास में, q1 q2, आवेश तो वही है, आवेश के मान में कोई परिवर्तन हमने किया नहीं है, बस जो आवेश की पोजीशन थी उस पोजीशन को थोड़ा बढ़ा दिया हमने ना, दूर दूर कर दिया आवेशों को एक दूसरे से, ठीक है। तो ये तो इतना ही रहेगा। अच्छा नीचे देखिए दूरी है, दूरी का स्क्वायर, अब देखिए दूरी यहाँ पर कितनी आ रही है, 3r आ रही है ना, तो 3r का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो कितना आएगा हमारे पास में, ये q1 q2 बटा 3r का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, 9r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 और ये हो गई समीकरण 2, यहाँ पर आप देखिए समीकरण 1 और 2 की तुलना करो, तुलना करेंगे तो इसको अपन ले सकते हैं, इसको अपन ले लेते हैं, ये फर्स्ट कंडीशन है ना, तो इसको फर्स्ट कंडीशन जब दूरी का मान कितना था, r था। सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, जब दूरी का मान कितना हो गया, 3r हो गया, ठीक है। अब इसको देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 की क्या करते हैं अपन, तुलना करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अगर a q1 q2 बटा r का स्क्वायर, यहाँ पर भी देखो आ रहा है k q1 q2 बटा r का स्क्वायर, तो मैं k q1 q2 बटा r का स्क्वायर है, इस पूरी की जगह क्या लिख सकता हूँ, f1 लिख सकता हूँ ना। तो क्या हो जाएगा हमारे f2 बराबर कितना आएगा, f1 बटा 9, f2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, f1 बटा 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आंसर में आपके जैसे ये ऑप्शंस में देखिए भाई आ रहा है f बटा 9 आ रहा है, तीसरा ये हमारा सही आंसर। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं पूरा, और कॉपी में उतार सकते हैं। अब देखिए इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक चैप्टर का, इसका नाम है विद्युत द्विध्रुव, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल।
में कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझो। इसकी परिभाषा क्या होती है? इसमें क्या होता है, बेसिकली एक निकाय होता है। निकाय मतलब समझते हो ना, इंग्लिश में कहते हैं सिस्टम। ठीक है, एक तरह का सिस्टम होता है। इस सिस्टम के अंदर क्या होगा, दो तरह के आवेश होंगे। एक तो होगा धनात्मक प्रकृति का आवेश, पॉजिटिव चार्ज, एक होगा नेगेटिव चार्ज, ऋणात्मक प्रकृति का आवेश। ठीक है, तो दो तरह के चार्ज होंगे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। और इन दोनों को इस तरह से एक दूसरे के पास में रखा जाता है कि ये एक दूसरे से टच नहीं होने चाहिए। मतलब इनके मध्य की दूरी न्यूनतम होनी चाहिए। मतलब इतनी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए कि अगर इससे थोड़ी सी कम दूरी कर दी जाए तो ये एक दूसरे से टच हो जाएंगे, स्पर्श हो जाएंगे। आ रही बात समझ में? इनके मध्य की दूरी क्या होनी चाहिए? न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो उससे बनने वाला जो निकाय है, उससे जो बनने वाला सिस्टम है, उस सिस्टम को अपन क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो कैसी होती है इसकी स्ट्रक्चर, उसकी बात करते हैं। देखिए क्या होता है, एक आवेश है आपका माइनस, ठीक है, और एक आपका पास में आवेश है प्लस। दो आवेश है ना, माइनस क्यू और प्लस क्यू। अब देखिए इन दोनों के मध्य की दूरी है वो बहुत न्यूनतम दूरी है। ठीक है, अच्छा, इस दूरी को अपन मानते हैं, कितनी मानते हैं? 2a दूरी मानते हैं। कितनी दूरी है? 2a दूरी। ठीक है, एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, ये जो आवेश है, इन आवेशों के परिमाण क्या होने चाहिए? एक दूसरे से समान होने चाहिए। अगर इसका परिमाण q है तो इसका परिमाण भी क्या होना चाहिए? q ही होना चाहिए। आई बात समझ में? ना तो ज्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए, एक दूसरे के समान होने चाहिए। ठीक है, तो इससे जो बनने वाला निकाय है, उस निकाय को हम क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, इसका सूत्र, इसको p से प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल p से प्रदर्शित किया जाता है। वेक्टर लगा दिया जाता है, इसकी राशि होती है, इसकी दिशा भी होती है। इसका सूत्र क्या होता है? p वेक्टर इज इक्वल टू, दोनों देखिए दोनों आवेश है ना, चाहे माइनस क्यू आवेश है चाहे प्लस क्यू आवेश है, दोनों में से किसी भी आवेश का परिमाण गुणा इनके मध्य की दूरी। दोनों में से किसी भी आवेश का परिमाण ले लिया q, गुणा इनके मध्य की दूरी कितनी है? 2a है, तो 2a। और यहाँ पर a है ना, ये एरिया, इसके ऊपर भी वेक्टर लगेगा। ये एरिया नहीं है, सॉरी डिस्टेंस है ये, तो इसके ऊपर भी क्या लगेगा? वेक्टर लगेगा। आई बात समझ में? तो ये इसका सूत्र होता है, p वेक्टर इज इक्वल टू q गुणा 2a वेक्टर। आई बात समझ में? अच्छा, एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि इनकी दिशा किस तरफ होती है। ये जो p वेक्टर है, इसकी दिशा किस तरफ होगी? इसकी दिशा माइनस से प्लस की तरफ होती है। इसकी दिशा किस तरफ होती है? माइनस से प्लस की तरफ, इस तरफ होगी इसकी दिशा। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इसकी दो परिभाषाएं हो सकती है। एक तो परिभाषा क्या होती है, धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों को उनकी न्यूनतम दूरी पर रख दिया जाए। एक धनात्मक और ऋणात्मक आवेश है, उनके मध्य की दूरी को न्यूनतम कर दिया जाए तो उससे बनने वाला निकाय इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। पहली परिभाषा तो ये। और दूसरी परिभाषा क्या होती है, धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों में से किसी भी एक, दो समान और विपरीत प्रकृति के आवेशों में से किसी भी एक आवेश का परिमाण गुणा उनके मध्य की दूरी, उनके मध्य की न्यूनतम दूरी। ठीक है, किसके बराबर होती है? विद्युत द्विध्रुव के बराबर होती है। तो ये दो तरह की परिभाषाएं हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर इसके मात्रक की बात की जाए तो मात्रक क्या होगा? Q क्या होता है? कूलम। Q का मात्रक क्या होता है? कूलम होता है ना। और 2a वेक्टर, इसका मात्रक क्या है? 2a क्या है? इसकी डिस्टेंस है ना, तो इसका मात्रक क्या होगा? डिस्टेंस किसमें मापते हैं? मीटर में मापते हैं ना, तो कूलम गुणा मीटर, ये इसका हो गया मात्रक। और इससे आप इसकी विमा भी निकाल सकते हो। कूलम की तो विमा तो बताइए 80, आवेश की विमा क्या होती है? 80 होती है ना। अच्छा, मीटर, मीटर की विमा क्या है? L, 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 A1, P1, L1, ये इसकी क्या आ जाएगी? विमा आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक क्वेश्चन देखिए आपका बुक का एग्जांपल नंबर 16। क्वेश्चन क्या दे रहा है, एक बिंदु आवेश है आपके, इसका मान है 5 × 10⁻⁴ कूलम। इस पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उस बिंदु आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ठीक है, वापस दोहरा देता हूँ, क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपको यहाँ पर आवेश दे रखा है 5 × 10⁻⁴ कूलम। इस पर आपके बल कार्य कर रहा है 2.25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। तो आपको क्या करना है, उस बिंदु आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। निकालना क्या है? बेसिकली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, इसे आपको कभी कभी सॉल्व करके कहना है, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव की सहायता से विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव की सहायता से विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। आपको पता है, देखिए विद्युत द्विध्रुव है तो वो किससे बना है, आवेशों से बना है ना। अगर आवेश है, आपको पता है आवेश का नेचर क्या होता है, वो अपने आसपास में चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। चाहे वो गतिशील हो चाहे वो स्थिर हो, अपने आसपास विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अब आवेशों से ही तो बना है विद्युत द्विध्रुव, तो ये भी तो क्या करेगा, अपने आसपास में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो अपन बात कर रहे हैं विद्युत द्विध्रुव की सहायता से विद्युत क्षेत्र, है ना। विद्युत द्विध्रुव की सहायता से हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है, ठीक है। तो इसकी दो कंडीशन होती है, दो तरीके से आप विद्युत द्विध्रुव की सहायता से विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं। एक तो होता है एक्सियल कंडीशन, अक्षीय, ठीक है, और एक होता है निरक्षीय, ठीक है, नॉन एक्सियल, है ना। दो तरह की कंडीशन होती है, एक तो होता है एक्सियल अक्षीय और एक होता है निरक्षीय। अक्षीय और दूसरा होता है आपके निरक्षीय, जिसे आप कह सकते हो विषुवतीय, ठीक है। ये नाम तुम्हें याद रखना है, ठीक है ना, विषुवतीय। विषुवतीय का मतलब क्या होता है, निरक्षीय होता है। इंग्लिश में कहते हैं एक्सियल और नॉन एक्सियल, एक्सियल और नॉन एक्सियल, ठीक है। तो दो तरह की कंडीशन है। एक तो क्या होगा, अक्षीय में क्या होगा, आपका आपके पास में जो विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र के जो अक्ष है, जिस अक्ष पर विद्युत क्षेत्र उपस्थित है, जैसे मान लिया एक्स अक्ष पर विद्युत क्षेत्र उपस्थित है या फिर वाई अक्ष पर विद्युत क्षेत्र उपस्थित है, तो जिस अक्ष पर विद्युत क्षेत्र उपस्थित है ना, उस अक्ष के ऊपर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना, ठीक है। उस अक्ष के ऊपर कोई स्थित कोई बिंदु है, उस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो वो तो आपके आगे अक्षीय स्थिति में। अगर आप बात करेंगे निरक्षीय या विषुवतीय में, तो उसमें क्या होता है, जिस अक्ष पर विद्युत क्षेत्र उपस्थित है उस अक्ष पर नहीं, दूसरा जो कोई उस अक्ष पर आपको विद्युत क्षेत्र, उस अक्ष पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात नहीं करना होता है, किसी दूसरे पॉइंट पर कोई दूसरा पॉइंट आपको दे रखा होता है, उस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आपको ज्ञात करना होता है, ठीक है। तो ये दो कंडीशन होती है, अक्षीय और निरक्षीय वाली। सबसे पहले अपन बात करते हैं अक्षीय स्थिति में। विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर स्थित कोई बिंदु है, आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो अपने को किसकी आवश्यकता पड़ेगी, विद्युत द्विध्रुव की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल बना देते हैं। कैसा बनेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल, आपको पता है समान परिमाण के और विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं। एक देखिए, जैसे मान लिया माइनस का क्यू आवेश, इसको पॉइंट पर रख देता हूं, ठीक है। ए पॉइंट पर एक आवेश उपस्थित है माइनस का क्यू, बी पॉइंट पर एक आवेश उपस्थित है प्लस का क्यू, ठीक है। और यहाँ पर एक पॉइंट उपस्थित है पी पॉइंट। इस पी पॉइंट पर इन दोनों आवेशों के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उस विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, कुल विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है इस पी बिंदु पर, ठीक है ना। उसकी बात करते हैं। अब देखिए आपको पता है, ये देखिए दोनों अपन ने क्या लिया है, एक डाइपोल लिया है ना, ये पूरा क्या दिखा है, एक डाइपोल है बेसिकली, माइनस का क्यू और प्लस का क्यू, ठीक है। तो इनके बीच की दूरी आपको पता है कितनी होती है, डाइपोल के मध्य की दूरी कितनी होती है, 2a होती है। अपन ने पिछले ही अभी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाई है अपने, तो डाइपोल के मध्य की दूरी कितनी होती है, 2a। तो इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी होगी, 2a हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मान लिया है इन दोनों आवेशों के मध्य का ये केंद्र बिंदु है, ठीक है। केंद्र बिंदु मैंने इस तरह से लिखा है। इस केंद्र बिंदु से इस पी बिंदु के मध्य की दूरी मैंने मान ली कितनी है, स्मॉल आर दूरी है। इस केंद्र से ये पी बिंदु है, ये स्मॉल आर दूरी पर स्थित है, ठीक है।
तो देखिए इस प्रकार से हमारा डायग्राम था। ये हमारा डाइपोल है, ए और बी बिंदु पर एक माइनस क्यू आवेश उपस्थित है, बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, ठीक है। अच्छा, इनके मध्य का केंद्र बिंदु है ओ बिंदु। इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 2 है। आपको पता है डाइपोल होता है, द्विध्रुव होता है, तो द्विध्रुव के मध्य की दूरी कितनी होती है? 2 होती है। यहाँ पर देखिए इनके मध्य का केंद्र बिंदु है ओ बिंदु। इस ओ बिंदु से बी बिंदु के मध्य की दूरी अपन ने मान ली कितनी है? स्मॉल r दूरी है, ठीक है। अच्छा, मान लिया कि इस बी बिंदु पर एक आवेश उपस्थित है, q नॉट आवेश उपस्थित है। तो इस q नॉट आवेश के ऊपर ये दोनों जो माइनस क्यू आवेश है और प्लस क्यू आवेश है, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, ठीक है ना। तो इसके कारण क्या होगा? इस पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी। किसके कारण आएगी? इन दोनों आवेशों के कारण आएगी। सबसे पहले अपन बात करते हैं, ये देखिए माइनस क्यू आवेश है, ये माइनस क्यू आवेश इस क्यू नॉट के ऊपर बल लगा रहा है, ठीक है ना। ये देखिए दोनों ही क्या है? द्विजातीय आवेश है, विपरीत प्रकृति के आवेश है। तो विपरीत प्रकृति के आवेशों में क्या होता है? एक दूसरे को क्या करते हैं? ये अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इनमें क्या होता है? आकर्षण का गुण होता है, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो ये माइनस क्यू आवेश है, ये क्यू नॉट आवेश के ऊपर बल लगा रहा है, तो किस दिशा में लगाएगा? अपनी तरफ लगाएगा, अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, तो इस दिशा में बल लगाएगा, ठीक है। तो इस बल का देखिए, अगर बल की बात करते हैं तो बल क्या हो जाएगा? यहाँ पर एफ ए वेक्टर हो जाएगा। किस दिशा में होगा? इस दिशा में होगा ना, एफ ए वेक्टर बल लगेगा, ठीक है। अच्छा, जिस दिशा में बल होता है उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और लगाए गए किसी आवेश के द्वारा किसी दूसरे आवेश पर लगे गए बल की दिशा, दोनों ही दिशाएं क्या होती है? समान होती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी क्या होगी? इसी तरफ होगी। तो इसको आपने ई ए वेक्टर से प्रदर्शित कर दिया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। इसी प्रकार से बी बिंदु है, इस बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, ये प्लस क्यू आवेश इस क्यू नॉट आवेश के ऊपर बल लगाएगा। देखिए दोनों ही क्या है? सजातीय आवेश है। देखिए ये बिंदु आवेश क्या होता है? धनात्मक होता है हमेशा। यहाँ पर देखिए क्यू नॉट आवेश है, सॉरी प्लस क्यू आवेश है, ये भी क्या है? पॉजिटिव है। दोनों ही क्या करेंगे? एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, सॉरी प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये क्या करेगा? इसको धक्का देगा बेसिकली, तो ये इसको इस तरफ बल लगाएगा ना, इस दिशा में लगाएगा। और जिस दिशा में बल लगता है उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी होती है। तो यहाँ पर बी बिंदु के कारण, बी बिंदु पर उपस्थित आवेश के कारण बी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या हो जाएगी? इस दिशा में होगी ईबी वेक्टर। आई बात समझ में? तो अब अपन क्या करते हैं? ई वेक्टर और ईबी वेक्टर के परिमाण का मान निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ई वेक्टर का परिमाण निकालते हैं। परिमाण है ना, तो परिमाण के रूप में इसको कैसे लिखा जा सकता है? ई ए के रूप में लिख सकते हैं ना, ठीक है। आपको पता है सूत्र क्या होता है? किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका सूत्र क्या होता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर क्यू कौन सा आवेश लिया जाएगा? जिस आवेश के कारण दूसरे आवेश पर जो बल लग रहा है या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लग रही है, ठीक है, तो उस आवेश की बात की जाती है। यहाँ पर देखिए ये वेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये वेक्टर में क्या है? ये प्लस माइनस क्यू आवेश है ना, ये माइनस क्यू आवेश क्यू डॉट के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है और इसके साथ ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी आ रही है, ये वेक्टर भी आ रही है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस क्यू आवेश को लेना पड़ेगा। लेकिन अगर अपन परिमाण की बात करते हैं तो परिमाण में क्या होता है? आवेश का मान हमेशा क्या रखेंगे? धनात्मक रखेंगे, ठीक है। तो ये का मान क्या हो जाएगा? ये बराबर क्या हो जाएगा? चलिए परिमाण एक बार एक काम करते हैं, इसको दिशा के रूप में प्रदर्शित करते हैं, दिशा के रूप में रखते हैं, ठीक है। ये वेक्टर के रूप में रखते हैं, दिशा के रूप में रखते हैं। तो क्या होगी इसकी दिशा? देखिए ये क्यू परिमाण में, तो देखिए इस आवेश का परिमाण ले लिया क्यू बटा इनके मध्य की दूरी, यहाँ पर ए बिंदु और बी बिंदु के मध्य की दूरी कितनी हो जाएगी? देखिए ये दूरी कितनी हो रही है? आर हो रही है। आपको पता है ए और बी इन दोनों के मध्य का बिंदु है ओ बिंदु, मतलब ये ओ बिंदु क्या कर रहा है? इस 2a को समान दो भागों में बांट रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि इसका मान a हो जाएगा और इसका मान क्या हो जाएगा? a हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए o a से लेकर के o के मध्य की दूरी कितनी आ जाएगी? a आ जाएगी, स्मॉल a आ जाएगी ना। और यहाँ पर o से लेकर के p के मध्य की दूरी r है, ठीक है। तो आपकी a से लेकर के t के मध्य की दूरी क्या हो जाएगी? a प्लस r। तो आपकी दूरी क्या हो जाएगी? r प्लस a कर दिया हो जाएगा। अच्छा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब अपन दिशा की बात करते हैं। अब देखिए क्या होता है, डाइपोल मैंने आपको बताया अभी कि द्विध्रुव की दिशा क्या होती है? माइनस से प्लस की तरफ होती है। द्विध्रुव की दिशा क्या होती है? माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ होती है। तो मतलब द्विध्रुव की दिशा किस तरफ होगी? किस दिशा में होगी? ये द्विध्रुव हो गया p वेक्टर, ठीक है। इसकी दिशा क्या होती है? माइनस से प्लस की तरफ होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो p वेक्टर इस दिशा में होगा और p वेक्टर के लिए अगर अपन स्थिति सदिश की बात करते हैं, सॉरी इकाई सदिश की बात करते हैं तो क्या होगा? p कैप
अब देखिए यहाँ पर ये वेक्टर के लिए अगर पी कैप की बात की जाए तो एक माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी विपरीत दिशा में उपस्थित है। तो यहाँ पर अगर हम दिशा की बात करेंगे तो माइनस पी कैप हो जाएगा, है ना, क्योंकि क्या है, पी वेक्टर तो इस दिशा में है और ये वेक्टर इसकी विपरीत दिशा में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का पी कैप। ठीक है, अब इसी तरह से अपन ईबी वेक्टर का मान निकालते हैं। ईबी वेक्टर बेसिकली क्या है, पी बिंदु पर उपस्थित प्लस क्यू आवेश, ये पी बिंदु पर उपस्थित क्यू नॉट आवेश के ऊपर क्या लगा रहा है, प्रतिकर्षण बल लगा रहा है। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किस तरफ है, इस दिशा में है, ईबी वेक्टर। अच्छा, तो यहाँ पर आवेश, इस आवेश के परिमाण की बात कर रहे हैं, तो कितना है इस आवेश का परिमाण, क्यू आवेश का परिमाण है, ये क्यू बटा इसके मध्य की दूरी, बी बिंदु और पी बिंदु के मध्य की दूरी कितनी हो जाएगी, आपको पता है ओ से लेकर के पी के मध्य की दूरी ए है, ओ से लेकर के पी के मध्य की दूरी कितनी है आपकी, आर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बी से लेकर के पी के मध्य की दूरी निकालनी है, तो आपको क्या करना होगा, आर में से ए को घटा देंगे तो ये दूरी आ जाएगी, आर माइनस ए, तो ये दूरी आ जाएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, आर माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी दिशा की बात करते हैं, ये देखिए ये ना डाइपोल की डायरेक्शन में, डाइपोल की डायरेक्शन क्या है, माइनस से प्लस की तरफ, इस दिशा में देखिए बी वेक्टर, तो ये ईबी वेक्टर है, ये भी इसी दिशा में है ना, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पी कैप की जगह यहाँ पर क्या रहेगा हमारा, सिर्फ पी कैप ही रहेगा। ठीक है, माइनस का पी कैप नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों सेम दिशा में, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखिए, अब अपन बात करते हैं पी बिंदु पर लगने वाले कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। ठीक है, तो पी बिंदु पर, पी बिंदु पर ठीक है, ई नेट वेक्टर से प्रदर्शित की जाती है, इसके बराबर होगी ई वेक्टर प्लस ईबी वेक्टर के बराबर होगी, है ना, इसके बराबर होगी ई वेक्टर प्लस ईबी वेक्टर। मैं पहले लिख देता हूं ईबी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, ये ना, ये वेक्टर क्या फर्क पड़ेगा उससे? ठीक है, ईबी वेक्टर प्लस ई वेक्टर। अब देखिए मान रख दो यहाँ पर आप, ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ईबी वेक्टर का मान कितना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये समीकरण आपका 1, ये आपका समीकरण नंबर 2। माइक ऑफ कर दो, है ना, दिलीप अपना माइक ऑफ करो, दिलीप माइक ऑफ करो। देखो ईबी वेक्टर का मान देते हैं, इसके अंदर तो क्या आएगा हमारा मान, कि क्यू बटा आर माइनस, तो ई वेक्टर का मान अपन यहाँ पे रख देते हैं, पुट कर देते हैं, ईबी वेक्टर की जगह क्या आ रहा है हमारा, के क्यू अपॉन आर माइनस ए के मॉडुलस का, ये आर माइनस ए का स्क्वायर और पी के। ठीक है, ये पी के क्या है, डायरेक्शन को प्रदर्शित कर रहा है, ईबी वेक्टर की दिशा क्या है, पी वेक्टर की दिशा में, तो इसलिए पी के ले लिया, और ई वेक्टर की क्या है, दिशा किस तरफ है, पी वेक्टर की विपरीत दिशा में, तो इसलिए अपन ने माइनस पी कैप ले लिया, है ना, प्लस ये वेक्टर का मान कितना है, देखो, अब देखो ये वेक्टर का मान कितना है, के क्यू बटा आर प्लस ए का स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा, माइनस का पी कैप आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ये जो माइनस है, इस माइनस को अपन यहाँ पे लिख सकते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, तो मैं यहाँ पर माइनस हटा के इस प्लस की जगह माइनस कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए इसमें जो कॉमन आ रहा है, ऐसी जो चीज जो समान है उसको अपन क्या कर लेते हैं, बाहर कर देते हैं, तो कॉमन क्या क्या आ रहा है इसमें, एक तो आ रहा है के क्यू कॉमन आ रहा है, तो के क्यू को बाहर दे दिया, इसके अलावा कॉमन क्या आ रहा है, इसके अलावा तो पी कैप को कॉमन आ रहा है, तो पी कैप दिशा है ना, इसको पीछे की तरफ लिखते हैं अपन, आगे तो लिखते नहीं है, तो इसको मैं पीछे की तरफ, ठीक है, ठीक है, तो 1 बटा आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1 बटा आर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन आ गई ई नेट वेक्टर की। चलिए इसके बाद में आगे बात करते हैं, तो क्या आएगा, देखिए के क्यू है, के क्यू को यूं का ही ले लिया हमने। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, आर माइनस ए का स्क्वायर है और आर प्लस ए का स्क्वायर, तो क्या करते हैं अपन इसका लसम ले लेते हैं, आर माइनस ए का स्क्वायर और गुणा में आर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, आर माइनस ए का स्क्वायर और आर प्लस ए का स्क्वायर, इसका अगर भाग देंगे इसके अंदर, तो आर माइनस ए का स्क्वायर से आर माइनस ए का स्क्वायर तो कट जाएगा, पीछे क्या रहेगा, आर प्लस ए का स्क्वायर, तो इस आर प्लस ए के स्क्वायर को ऊपर लिख लेते हैं, आर प्लस ए का
स्क्वायर, माइनस का माइनस। अब देखिए यहाँ पर भी देखिए इसका भाग देंगे यू का यू, तो देखिए आर प्लस ए का स्क्वायर है, इससे आर प्लस ए का स्क्वायर कट जाएगा, नीचे कितना रहेगा आर माइनस ए का स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख देते हैं आर माइनस ए का स्क्वायर। तो ये हमारी कंडीशन आ गई, ठीक है। तो यहाँ तक पहले जल्दी से उतार दो, उसके बाद फिर अपन आगे अपडेट करते हैं। अब तो रंजू तेरे को कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया सब कुछ? हाँ सर। चलो ठीक है। अब देखो फाइव ऑप्शन में अपना यहाँ तक अपन पहुंच चुके थे, अब इससे आगे तो अपने को नॉर्मल कैलकुलेशन ही करनी है ना। तो देखिए ई नेट बराबर बाहर क्या था हमारे के क्यू था, के क्यू को अपन ने ले लिया बाहर कोष्टक के अंदर आर प्लस ए का स्क्वायर। तो आर प्लस ए का स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आर प्लस ए का स्क्वायर कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस 2ra प्लस ए का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अच्छा इस तरीके माइनस दिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। माइनस इधर जगह कम है ना, इसलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पर ये भी लिख लेता हूँ माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर। तो आर माइनस ए का स्क्वायर क्या होता है, आर देखो ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर आर माइनस ए का स्क्वायर कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे आर स्क्वायर माइनस 2ra प्लस ए का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए कोष्टक में दिख रहा हूँ, कोष्टक में था ना ये आर स्क्वायर माइनस नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 2ra माइनस ए का स्क्वायर, इसको कोष्टक में ले लिया। यहाँ पर देखिए पीछे हमारे क्या था पी कैप, तो ये पी कैप लगा दिया, ठीक है। बट्टा आर माइनस ए का स्क्वायर और आर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे अपन, ए क्यू को ले लिया बाहर, अंदर देखो आर स्क्वायर ये यू का रहेगा प्लस 2ra प्लस ए का स्क्वायर यू का रहेगा। अब देखिए माइनस है ना, ये तो कोष्टक के अंदर राशि है पूरी, आर स्क्वायर माइनस 2ra माइनस ए स्क्वायर। ये देखो इसको ही तो अपन ने खोला है, लेकिन इसको अपन ने यू का यू कोष्टक के अंदर रखा है, ठीक है। और बाहर माइनस है, तो माइनस से इसको क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो माइनस का अगर आर स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का आर स्क्वायर। माइनस का अगर आप माइनस का 2ra से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 2ra, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और माइनस का अगर माइनस ए स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का ए स्क्वायर बटा ये बार क्या था पी के, तो पी के भी बार लिख दिया। इनके देखिए नीचे क्या दे रखा है मैं, आर माइनस ए का स्क्वायर और आर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। अब जो कट रहा है वो काट देते हैं, आर का स्क्वायर प्लस का है यहाँ पर और आर का स्क्वायर यहाँ पर माइनस का है, तो ये कट जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही क्या कट रहा है, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा ना, यहाँ पर देखिए अपन ये गलती कर दी ना, आर माइनस ए का स्क्वायर है, तो इसको खोलेंगे तो क्या आएगा आर स्क्वायर। देखो ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना, प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर प्लस ए स्क्वायर होना चाहिए, अपन ने माइनस कर दिया। तो माइनस का अगर इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्लस का ए स्क्वायर है, इधर माइनस का ए स्क्वायर है, तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे। तो अब देखिए हमारे पीछे क्या आ रहा है आंसर, मैं यहाँ पर कर देता हूँ ना, इसको साफ कर देता हूँ, या फिर चित्र घूम रहा है। अब देखो यहाँ तक तो हमारा आंसर है, यहाँ पर ई नेट बराबर कितना आ जाएगा, नेट वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा, ठीक है। के क्यू तो यूं कहीं बाहर था, तो के क्यू यूं कहीं ऊपर ने बाहर दे दिया, अंदर क्या रह जाएगा,
देखिए प्लस का 2RA और यहाँ पर देखिए प्लस का 2RA, बाकी सब तो कट गया है, तो प्लस का 2RA और प्लस का 2RA क्या हो जाएगा, प्लस का 4RA। ठीक है, कोष्टक के अंदर क्या रहेगा, प्लस का 4RA बटा नीचे क्या रह रहा है r माइनस ए का स्क्वायर, और इधर क्या रह रहा है r प्लस ए का स्क्वायर, लास्ट में क्या रह रहा है, ठीक है ना। आपने देखिए चित्र में आपको एक चीज आपको बता दी कि डाइपोल है, द्विध्रुव है, इनके मध्य की दूरी क्या होती है, न्यूनतम दूरी होती है, बहुत ही कम दूरी होती है। तो उस दूरी का मान कितना होता है, 2a होता है। जैसे कोई डाइपोल है माइनस q, ये प्लस 2, इसके बीच की दूरी कितनी होती है, 2a दूरी होती है, जो कि न्यूनतम दूरी है, बहुत ही कम मान है। आपने यहाँ पर क्या किया था, इसके बीच में केंद्र ले लिया था, और केंद्र से इस प्लस a है यहाँ पर, तो ये केंद्र क्या कर रहा था, बेसिकली इस 2a को समान दो भागों में बांट रहा था। ठीक है, तो यहाँ से फिर हमारे a का मान आया था। ठीक है, और ये a का मान यहाँ पर भी उपस्थित है। और दूसरी चीज मैंने क्या ली थी, यहाँ पर एक P बिंदु दिया था, इस P बिंदु की O से दूरी कितनी मानी थी मैंने, R मानी थी। ठीक है, तो आप देख सकते हो, चित्र से देख सकते हो कि ये जो R दूरी है, ये R दूरी इस A दूरी से बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि आपको पता है डाइपोल का कांसेप्ट क्या होता है, द्विध्रुव का कांसेप्ट क्या होता है, द्विध्रुव है प्लस आवेश और माइनस आवेश, इनके मध्य की दूरी होती है 2a दूरी होती है। तो ये दूरी क्या होती है, बहुत ही न्यूनतम दूरी होती है, और आपने इस दूरी को भी छोटा कर दिया, इस दूरी का भी आधा भाग ले लिया, तो ये आधा भाग होगा ना एक, तो ये क्या होगा, बहुत ज्यादा छोटा होगा r से। ठीक है, तो लिख सकते हैं चित्र अनुसार r है वो बहुत बड़ा है a से। आ रही बात समझ में, क्योंकि ये इसका मान तो बहुत छोटा हो जाएगा और इसका मान बहुत ज्यादा बड़ा होगा इससे कंपैरिजन में, तो r है वो क्या होगा, बहुत ज्यादा बड़ा होगा a से। तो अपन यहाँ पर a को क्या कर सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, a को क्या कर रहा हूँ, नगण्य मान रहा हूँ। मैंने क्या किया, a को क्या कर दिया, नगण्य मान दिया। r की कंपैरिजन में क्या है, बहुत छोटा है ये। तो यहाँ पर देखिए अगली कंडीशन क्या हो जाएगी इसकी, अगली कंडीशन क्या हो जाएगी, e नेट बराबर कितना हो जाएगा, e नेट वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, kq तो u का ही ले लेंगे अपन, kq क्वेश्चन के अंदर 4re, ठीक है, और ठीक है बटे में देखिए r माइनस ए का स्क्वायर, r को तो अपन a को तो अपन ने नगण्य मान लिया, तो a को तो मानना ही नहीं कि यहाँ पर a कोई है, क्योंकि a का मान बहुत छोटा है, तो इसको अपन नगण्य मान लिया। ठीक है, तो पीछे क्या रहेगा, r का स्क्वायर, तो यहाँ क्वेश्चन में क्या रह जाएगा, r का स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, गुणा में साथ में क्या था, r प्लस a का स्क्वायर, यहाँ पर भी है, a को आपको क्या करना है, नगण्य मानना है, a को आपने क्या कर दिया, नगण्य मान लिया, पीछे क्या रहेगा, r का स्क्वायर, बस तो r का स्क्वायर रह जाएगा, तो हमारी क्या कंडीशन आ जाएगी, aq कोष्टक में 4ra अपॉन r का स्क्वायर गुणा r का स्क्वायर, अंश समान होता है तो घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, तो r की घात कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, अब देखिए r से ये r की घात 4 को घटा तो कितनी रह जाएगी, r की घात 3 रह जाएगी। तो देखिए हमारा e नेट बराबर कितना आएगा, aq कोष्टक में क्या आ रहा है, 4a आ रहा है बटा r की घात 3, और ठीक है एक और चीज देखिए, आपको पता होता है द्विध्रुव का सूत्र क्या होता है हमारे पास है, p वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, q गुणा 2a वेक्टर होता है ना। ये द्विध्रुव का सूत्र मैंने अभी आपको बताया था कि p वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, q गुणा 2a। द्विध्रुव की एक परिभाषा भी आपको बताई थी कि द्विध्रुव क्या होता है, धनात्मक और समान परिमाण के धनात्मक और ऋणात्मक आवेश में से किसी भी एक आवेश का परिमाण और उनके मध्य की दूरी का गुणा, न्यूनतम दूरी का गुणा किसके बराबर होता है, द्विध्रुव के बराबर होता है। तो ये हमारा सूत्र होता है, p वेक्टर इज इक्वल टू q गुणा 2a वेक्टर। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 4a है ना, तो इस 4a को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 गुणा 2 ये लिख सकता हूँ ना, 4a को कोई दिक्कत नहीं है, 2 गुणा 2 ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से तो आ जाएगा अपना q और इधर से आ जाएगा 2a, ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा, p के बराबर होगा कि नहीं होगा, ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा, p के बराबर। अब यहाँ पर दिशा की बात नहीं करें, परिमाण की बात करें। ठीक है, सिर्फ परिमाण लेना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर q आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2a, ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा, p के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या रहेगा हमारे पास में a p, और यहाँ पर देखिए दो एक्स्ट्रा में आ रहा था, इस दो को मैंने आगे दे दिया बट्टा इनके मध्य की दूरी r की घात 3, और ठीक है e नेट, ये हमारा आ गया आंसर।
अक्षीय स्थिति पर, अक्षीय स्थिति पर देखो द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या आएगा, 2kT/r की घात 3 p कैप, है ना। चलिए तो आज की क्लास में अपन यहाँ तक ही पढ़ेंगे, कल इससे आगे करेंगे।